वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ऑटम 2020 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं जिसका टाइटल है गंधारा एंटरप्राइजेस। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट ऑफ गंधारा एंटरप्राइजेस टू रिप्लेस नसीम हु वाज टर्मिनेटेड ऑन सस्पिशन ऑफ फ्रॉड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जी's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो सस्पिशन ऑफ फ्रॉड है तो प्रोबेबली जो रिक्वायरमेंट है वो भी फ्रॉड की अमाउंट की कैलकुलेशन को इन्वॉल्व करेगी। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1 है समराइज बैंक स्टेटमेंट, जिसमें ओपनिंग बैलेंस, चेक फ्रॉम डेटर, कैश जो डिपॉजिट हुआ है बैंक में, रेंट रिसीट में आ रहा है तो रेंट इनकम होगी। इसको आगे भी अगर हम देखते हैं तो अनअर्न्ड रेंट है तो रेंट की इनकम है, तो इस एंगल से देखेंगे। उसके बाद पेमेंट साइड पर क्रेडिटर्स को पेमेंट, सैलरीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यूटिलिटीज़ की पेमेंट, ऑफिस फर्नीचर और ड्राइंग्स की पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक हमें दिया हुआ है। बहुत सारे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी अवेलेबल हैं जिसमें फिक्स एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन का मतलब ये है कि हमें टी अकाउंट बनाकर एज अ बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन या कोई और अमाउंट मिल सकती है। इन्वेंट्रीज का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। गुड्स इन ट्रांजिट भी गिवन है, तो इनको अगर कोई और एडजस्टमेंट इसके बारे में बताई हुई हुई तो उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज इनको भी इन्वेंट्रीज की तरह कंसीडर करेंगे। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, अनअर्न्ड रेंट लाइबिलिटी है हमारी कि इनकम एडवांस में ली हुई है, तो इसका भी इस लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और सैलरीज पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। ये इन्फॉर्मेशन ज़रा सी हमें जहन में रखनी पड़ती है ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों तो कौन सी चीज़ों को हमें वर्किंग में लेना चाहिए और कौन सी चीज़ें हम डायरेक्ट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पुट कर सकते हैं, उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ऑल डेटर सेटल देयर अकाउंट्स थ्रू चेक्स, यानी जो क्रेडिट सेल्स है उसके पैसे कैश में नहीं आते, वो सारे चेक के थ्रू आते हैं। ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक एक्सेप्ट फॉर एवरेज मंथली पैटी एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000। तो सिर्फ 25,000 के मंथली एवरेज एक्सपेंस हैं, तो इसको पूरे साल का निकालना होगा तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ इन्फॉर्मेशन है कि चेक ऑफ ₹950,000 इशू टू क्रेडिटर्स इन द लास्ट वीक ऑफ जून 2020 वर प्रेजेंटेड इन जुलाई 20। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, इनको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए क्योंकि हमें जो ऊपर डाटा दिया हुआ है वो बैंक स्टेटमेंट का डाटा है और उसे हमें अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें पेएबल के अकाउंट में भी कंसीडर करना चाहिए और बैंक के बैलेंस को भी ये फिगर चेंज कर देगी। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें है कि चेक फ्रॉम डेटर्स अमाउंटिंग टू 860,000 डिपॉजिटेड ऑन 30 जून 2020 वर क्लियर्ड इन जुलाई 2020। तो ये अनक्लियर्ड चेक हैं, ये बैंक का बैलेंस रिकनसाइल करने में भी काम आएंगे और डेटर के अकाउंट में भी इन्हें रिकॉर्ड कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट एट कॉस्ट प्लस 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। तो मार्कअप है कैश सेल पर भी और क्रेडिट सेल पर भी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दो डिफरेंट टाइप के क्योंकि मार्कअप है तो मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन नंबर 6 है अपार्ट फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएटिंग अमाउंट फ्रॉम कैश सेल्स, यानी कुछ पैसे तो कैश सेल से मिस अप्रोप्रिएट हुए, द फॉलोइंग मैटर्स वर आल्सो नोटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नसीम्स फ्रॉड। तो कुछ और फ्रॉड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं 1 2 3 4 5 आइटम्स हमें बताए हैं। फिजिकल कैश काउंट रिवील्ड दैट द कैश इन हैंड वाज ₹20,000, जबकि ऊपर हमें जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो ज़्यादा दिया हुआ है, तो जो डिफरेंस है एक शॉर्टेज तो ये हो गई स्ट्रेट फॉरवर्ड। Fixed assets having written down value of 65,000 were sold for 120,000 which was not recorded in the books। तो अब ये जो फ्रॉड है ये 120,000 का है। 65,000 के जो फिक्स्ड एसेट गए, 55,000 का जो गेन ऑन डिस्पोजल था, वो दोनों के पैसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए और वो यानी फ्रॉड में चले गए। गुड्स इन ट्रांजिट रिप्रेजेंट गुड्स परचेज इन May 2020, हाउएवर इन एक्चुअल देयर वर नो गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये जो गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड हुई हैं ये बेसिकली कोई एसेट नहीं है और ये भी एक लॉस है, तो इसको भी लॉस के तौर पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फोर्थ आइटम है कि गुड्स कॉस्टिंग 130,000 अपेयरिंग इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री शीट्स वर नॉट फाउंड फिजिकली। तो 130,000 से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री भी जो है हमें वो कम करना होगा, तो जो ऊपर बैलेंस दिया हुआ है उसमें से हमें ये माइनस भी करना पड़ेगा। ऑल द डेटर्स कंफर्म देयर बैलेंसेज एक्सेप्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ 260,000। तो रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से भी 260,000 जो है वो कंफर्म नहीं हो रहे, तो रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस भी जो ऊपर गिवन है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इट वॉज फाउंड दैट द रिलेटेड गुड्स हैड बीन इशूड अगेंस्ट फेक इनवाइसेस, यानी जो असल में ये कोई डेटर से पैसे नहीं लिए गए बल्कि उसके अगेंस्ट जो गुड्स हैं वो फेक इनवाइसेस में इशू की गई हैं, तो उन गुड्स को हम ये जो मार्कअप मार्जिन की इंफॉर्मेशन है क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर को क्रेडिट सेल होती है तो उस बेसिस पर जो इनवाइस होगी उससे हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी हो जाएगी।
रिक्वायरमेंट ये है कि डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, 6 मार्क्स। प्रिपेयर जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आल्दो कि काफ़ी सारा डाटा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए चाहिए होता है वो अवेलेबल है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बहुत सारे आइटम के हमें गिवन है। सो हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसके आंसर के फॉर्मेट में क्या चीज़ें डील करनी है। सो आंसर के अंदर पार्ट ए में हम अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड कैलकुलेट करेंगे। तो जो जो आइटम हमें मिलते जाएंगे वो हम यहाँ पर लिस्ट करते जाएंगे और बाद में वो जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्रॉड होगा उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉफिट और लॉस में, जो कि हम पार्ट बी में बनाएंगे। और उसके अंदर हमारी मेन हेडिंग सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम भी है, जैसे रेंट इनकम का जिक्र है, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट पर भी गेन है तो उन्हें हम अदर इनकम में ले लेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर माइनस करके नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन के हर पॉइंट को देखेंगे और उसको अपने फॉर्मेट और वर्किंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर आंसर हमारा डेवलप होता जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन है समराइज बैंक स्टेटमेंट। इसके अंदर हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनानी तो हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में इंटरेस्टेड नहीं है। चेक फ्रॉम डेटर को हमें रिसीवेबल के अकाउंट में डील करना चाहिए, क्योंकि रिसीवेबल का अकाउंट बनाकर हमें क्रेडिट सेल्स की फिगर मिलेगी, तो इसे हम रिसीवेबल के अकाउंट में लिखेंगे। कैश के अकाउंट के अंदर जो पैसे बैंक में जमा करवाए गए हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। रेंट इनकम के अकाउंट में ये जो बैंक से हमें पैसे रिसीव हुए हैं ये भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये तीन हमारी वर्किंग्स बनेंगी, रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट की। क्रेडिटर्स का भी हमें एक पेएबल अकाउंट बनाना चाहिए, उसके अंदर इस पेमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के, ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बना के हमें परचेजेस की फिगर मिलेगी। सैलरीज का भी, क्योंकि सैलरीज पेबल आगे गिवन है तो इसका भी टी अकाउंट बना लेना चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस और यूटिलिटीज़, इन दो आइटम्स का आगे कोई बैलेंस हमें नहीं गिवन, तो इसका मतलब है कि ये जितनी पेमेंट की है इतना ही एक्सपेंस है, तो इसे इन दोनों को हम डायरेक्टली एक्सपेंसेस में मेंशन कर देंगे। ऑफिस फर्नीचर की परचेज दी हुई है तो उसे हम फिक्स एसेट के टी अकाउंट के अंदर जो है डील कर लेंगे। ड्राइंग्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं, जो हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो आइटम्स हमारे रेलिवेंट हैं उनको हमने नोट कर लिया है, इनको अब हम अपने फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस लिख लेंगे और यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस लिख लेंगे। इसके बाद हम टी अकाउंट्स की तरफ चलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे और उनसे जितनी रिसीट्स हुई हैं, क्योंकि रिसीट्स बैंक स्टेटमेंट में, बैंक अकाउंट में डेबिट होती हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारे पास वो क्रेडिट हो जाएंगी। सिमिलरली कैश जो है उसको जो इतना बैंक में जमा करवाया गया वो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो होगा कि इतने पैसे बैंक में चले गए, 2400। रेंट की जो रिसीट्स हैं उनको हम रेंट इनकम अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये 3 रिसीट्स थी, इनको रिकॉर्ड कर लिया। फिर कुछ चीज़ों की पेमेंट है, पेमेंट्स जो हैं वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आती हैं तो दूसरे अकाउंट में डेबिट साइड पर आएंगी। तो हमारी क्रेडिटर्स को पेमेंट है जो हम ट्रेड पेबल के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ये डेबिट साइड पर लिखेंगे। इसी तरह सैलरीज़ की पेमेंट है तो सैलरीज़ का अकाउंट बना लेते हैं और उसमें भी ये पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। और फिक्स्ड एसेट्स का रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उस अकाउंट में हम एक पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसा कि 150,000 की क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्वेश्चन की सेकंड इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला आइटम है वो है फिक्स्ड एसेट रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हम नोट कर लेंगे, लेकिन इसका क्लोजिंग बैलेंस इनकरेक्ट है। हमने अभी जब क्वेश्चन रीड किया था तो उसमें बताया हुआ है कि फिक्स्ड एसेट का एक डिस्पोजल हुआ है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो सही नहीं आ रहा होगा। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस इनकरेक्ट है। इन्वेंट्रीज जो हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, लेकिन वंस अगेन क्लोजिंग इन्वेंट्री में कुछ इन्वेंट्री शॉर्ट है, तो इन्वेंट्रीज को कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इनकरेक्ट है, इसमें आगे जाकर एडजस्टमेंट होगी। गुड्स इन ट्रांजिट जो हैं उनको फिलहाल हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि बाद में बताया हुआ है कि गुड्स इन ट्रांजिट असल में कोई है ही नहीं, तो इनको हम फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आगे जब पॉइंट आएगा तो वहाँ पर इसको कवर कर लेंगे। डेटर्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, लेकिन एक डेटर ने कंफर्म नहीं किया, तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस हम फाइनल के तौर पे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इनकरेक्ट है।
अनअर्न्ड रेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रेंट इनकम अकाउंट में ले जाएंगे। कैश इन हैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन इसमें भी वंस अगेन क्लोजिंग बैलेंस में बताया हुआ है कि वो सिर्फ एक्चुअली 20,000 है, तो इसमें भी एरर है, इसको भी हमें करेक्ट करना होगा और लॉस रिकॉर्ड करना होगा। पेबल का जो अकाउंट है उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को हम पेबल ट्रेड पेबल के अकाउंट में लिख लेंगे, और सैलरीज पेबल को जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो सैलरीज के अकाउंट के अंदर मेंशन कर लेंगे। तो ये जो आइटम्स हमने नोट किए हैं इनको अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं और फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम फाइनल के तौर पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट आएगी, कुछ इन्वेंट्री शॉर्टेज है, तो अभी हमने ये फिगर फाइनल के तौर पर मेंशन नहीं की। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जब कैलकुलेट होगी तो फिर आगे भी काम बनेगा। वर्किंग्स की तरफ चलते हैं, तो रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस फाइनल नहीं लिखेंगे लेकिन मेंशन कर लेते हैं। फिर कैश में आते हैं तो कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस वंस अगेन फाइनल नहीं है तो अकॉर्डिंगली मेंशन कर लेंगे जस्ट। रेंट इनकम का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। ट्रेड पेएबल का भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज़ मेंशन कर देंगे क्योंकि लाइबिलिटी है तो ब्राउट डाउन क्रेडिट साइड पर है। रेंट इनकम का भी क्योंकि वो अनअर्न्ड रेंट है तो अकॉर्डिंगली वो क्रेडिट साइड पर है। सैलरीज जो हैं सैलरीज पेएबल ये भी हमारी लाइबिलिटी हैं तो इनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मेंशन कर देंगे। फिक्स्ड एसेट का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस फाइनल के तौर पर इसीलिए नहीं लिखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस में डिस्पोजल की एक एडजस्टमेंट नहीं हुई हुई, तो वो एडजस्टमेंट करके फिर इसका प्रॉपर फाइनल बैलेंस हमारे पास आएगा। तो ये चीज़ें हमने जब मेंशन कर ली तो अब आगे चलते हैं। अब इंफॉर्मेशन नंबर 3 देखते हैं। ऑल डेटर सेटल देयर अकाउंट्स थ्रू चेक्स, यानी जो कैश इन हैंड अकाउंट है उसमें क्रेडिट सेल्स वाले कस्टमर से कोई पैसे नहीं आए होंगे, जो भी होंगे वो कैश सेल्स वाले पैसे होंगे। ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक एक्सेप्ट फॉर एवरेज मंथली पैटी एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000, तो सिर्फ पैटी कैश के एक्सपेंसेस कैश इन हैंड से पे किए जाते हैं और ये मंथली हैं तो 25,000 इंटू 12 300,000 के हम पैटी कैश एक्सपेंस अपने एक्सपेंसेस में भी रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इनको अपने कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि चेक ऑफ ₹950,000 इशू टू क्रेडिटर इन द लास्ट वीक, तो ये बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा, इसे हम एक्स्ट्रा पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और चेक फ्रॉम डेटर जो है वो 860,000 का अनक्रेडिटेड है, इसको हम रिसीवेबल के टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। इनका दूसरा इंपैक्ट जो है वो कैश एट बैंक में जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, लेकिन इस वक्त हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बना रहे, वो रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। सो इन अमाउंट्स के इम्पैक्ट्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम पैटी कैश एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे 300,000 का। उसके बाद हम आएंगे और रिसीवेबल के अंदर अनक्लियर्ड चेक जो है पैटी कैश एक्सपेंस पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश में, फिर रिसीवेबल के अंदर अनक्लियर्ड चेक 860,000 का रिकॉर्ड कर देंगे कि ये हमने पेमेंट कर दी है। ये बेसिकली बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट की एंट्री होनी चाहिए कि इसमें ये चेक हमें रिसीव हो गया। और इसी तरह पेएबल में भी हम एक पेमेंट रिकॉर्ड कर देंगे, द एंट्री वुड बी ट्रेड पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो यहाँ पे वो अनप्रेजेंटेड चेक सिर्फ इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि क्लैरिटी हो कि कौन से वाले पैसे यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हमने किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन में फिफ्थ इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा जो मार्कअप और मार्जिन है वो क्या है, लेकिन ये इसकी तरफ हम एंड में चलेंगे। पहले हम पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं और जो मिस एप्रोप्रिएशन की अमाउंट्स हैं वो बताई हुई हैं तो उन सबको डील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएटिंग अमाउंट्स फ्रॉम कैश सेल्स द फॉलोइंग मैटर्स वर आल्सो नोटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नसीम्स फ्रॉड। तो फिजिकल कैश काउंट ने ये रिवील किया कि कैश इन हैंड 20,000 था, तो जो डिफरेंस है वो डिफॉल्केशन लॉस, क्योंकि ऊपर जो बैलेंस बताया हुआ है वो 48,000 है, तो 28,000 का डिफॉल्केशन लॉस आ जाएगा और कैश अकाउंट के बैलेंस के अंदर भी हम एडजस्टमेंट कर देंगे। फिक्स एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू 65,000 थी जिन्हें 120,000 का सेल किया और उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो 120,000 आए नहीं, इसका मतलब है 120,000 का तो डिफॉल्केशन लॉस हो गया। फिक्स एसेट के बैलेंस में 65,000 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और जो डिफरेंस है 55,000 का वो गेन ऑन डिस्पोजल भी रिकॉर्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि गुड्स इन ट्रांजिट रिप्रेजेंट गुड्स परचेज्ड इन मई 2020, तो ये 140,000 की अमाउंट है और इसमें यह है कि इन एक्चुअल देयर वर नो गुड्स इन ट्रांजिट, तो यह भी डिफॉल्केशन लॉस के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। और जब गुड्स से रिलेटेड कोई लॉस होता है तो लॉस डेबिट एबनॉर्मल लॉस जैसे होता है तो डेबिट और परचेजेस क्रेडिट हो जाती हैं, तो परचेज में से इसको डिडक्ट भी कर देंगे।
उसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग 130,000 अपेयरिंग इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री शीट्स वर नॉट फाउंड फिजिकली, तो डिफॉल्केशन लॉस भी रिकॉर्ड होगा। वंस अगेन इन्वेंट्री से रिलेटेड लॉस है तो परचेज में से डिडक्ट भी होगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी करेक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाला एंगल हम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली फिगर को करेक्ट कर रहे होंगे। ऑल द डेटर्स कन्फर्म देयर बैलेंसेज एक्सेप्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ 260,000, तो 260,000 तो हम डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में करेक्ट कर लेंगे। क्रेडिट सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली सेकंड इफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि उसे हम बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 260,000 जो है 30% हमारा मार्कअप है, तो 260,000 डिवाइड बाई 130 इंटू 100, 200,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी जो हमारा लॉस हुआ है। ये भी हमें लॉस डेबिट और परचेजेस में से इसको डिडक्ट कर देंगे क्योंकि कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो तो उसकी एंट्री एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के मुताबिक। तो ये जो 5 आइटम हमें दिए हुए हैं लॉ डिफरेंट फ्रॉड से रिलेटेड, इनको अब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो पार्ट 1 से रिलेटेड अब पॉइंट्स हैं कि डिफरेंस इन कैश बैलेंस 48 माइनस 20,000 28,000 का, तो ये इम्पैक्ट आ जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से जो 120,000 आए हैं वो भी रिकॉर्ड नहीं किए, वो भी गायब हैं, तो वो दूसरा फ्रॉड है। फेक गुड इन ट्रांजिट रिकॉर्ड की हुई है 140,000 की, ये तीसरा फ्रॉड है। इन्वेंट्री की शॉर्टेज है 130,000 से, ये फोर्थ फ्रॉड है। इन्वेंट्री जो फेक इन्वाइसेस के अगेंस्ट है उसकी कॉस्ट है 200,000, 260 सेल्स वैल्यू है, 130% से डिवाइड किया 200 हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाती है। ये फिफ्थ फ्रॉड का एलिमेंट है। और सिक्स्थ फ्रॉड का एलिमेंट अभी हमारा कैश सेल से भी आना है। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जो कि सारे क्वेश्चन के अंदर बताए हुए हैं, सिर्फ हमने उनको कैलकुलेट करना है। तो अब इन आइटम्स के सेकंड इम्पैक्ट को लेने की बात करते हैं। तो जो 28,000 है इसका इम्पैक्ट, तो सेकंड इम्पैक्ट कैश इन हैंड के अकाउंट में जाएगा, तो ये वहाँ डील करेंगे। उसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इसका सेकंड इम्पैक्ट जो है वो गेन ऑन डिस्पोजल पर है और फिक्स्ड एसेट अकाउंट में है। तो गेन ऑन डिस्पोजल तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस में हम लिख लेंगे, तो 55,000 का यहाँ आ जाएगा। 65,000 जो है वो फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में डील करेंगे। 140,000 का जो गुड्स इन ट्रांजिट का इन्वेंट्री रिलेटेड लॉस है उसका इम्पैक्ट परचेजेस पर भी जाएगा, तो वो परचेजेस जहां हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक के नीचे उसमें से लेस कर देंगे। फिर 130 की जो इन्वेंट्री शॉर्टेज है इसका इम्पैक्ट भी एक इन्वेंट्री शॉर्टेज या नॉर्मल लॉस के तौर पे डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, तो परचेजेस में इफेक्ट जाएगा और हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी एडजस्ट कर लेंगे। सेकंड इफेक्ट जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में जाता है, जो हमने इस क्वेश्चन में नहीं बनाना। फिफ्थ आइटम है इन्वेंट्री अगेंस्ट फेक इनवाइसेस, तो 200,000 का ये भी एबनॉर्मल लॉस है। ये भी सेम वे में एक इफेक्ट इसका लॉस में आ गया, दूसरा इफेक्ट इसका परचेजेस में से लेस होगा। तो 3 इम्पैक्ट तो परचेजेस में ही जा रहे हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो इम्पैक्ट थे वो तो ले लिए, कैश अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट में जो इम्पैक्ट जाना है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश अकाउंट के अंदर जो हमारा बैलेंस है, एक तो रिसीवेबल के अंदर 260 का बैलेंस पहले एडजस्ट करेंगे, जिसके बाद सही बैलेंस 640 हमारे पास आ जाएगा। कैश में 28 का लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि बैलेंस जो 20 का एक्चुअल कैश मौजूद है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, और साथ ही शॉर्टेज 28 की एज अ लॉस भी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग फिगर हमें जो मिलनी है वो फिर कैश सेल्स की मिलनी है, तो शॉर्टेज हम सेपरेटली नोट कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं और फिक्स्ड एसेट को देखते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में डिस्पोजल 65 का रिकॉर्ड करना है, और इसका मतलब है कि क्लोजिंग क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो क्लोजिंग बैलेंस भी ज़्यादा शो हो रहा था, उसमें से भी 65 लेस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 3335 का करेक्ट आ जाएगा। नाउ वी हैव लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमने स्किप की थी, इंफॉर्मेशन नंबर 5 कि गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट एट कॉस्ट प्लस 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। तो हमें इसके लिए मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हमें कैश सेल या क्रेडिट सेल में से एक सेल का पता होना चाहिए। तो कैश अकाउंट के अंदर तो प्रॉब्लम है, वहीं से तो फ्रॉड का पता चलना है, तो कैश अकाउंट से कैश सेल्स तो मिलेगी नहीं। क्रेडिट सेल्स हमें रिसीवेबल अकाउंट से मिल जाएगी, परचेजेस हमें पेएबल अकाउंट से मिल जाएंगी, और परचेजेस जब हमें पेएबल अकाउंट से मिलेंगी तो उससे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डिटरमिन कर लेंगे। तो जब हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्रेडिट सेल्स पता होगी तो फिर कैश सेल्स की फिगर भी हमें मिल जाएगी और फिर टोटल सेल्स भी मिल जाएगी, जो हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। सो क्रेडिट सेल्स फ्रॉम रिसीवेबल अकाउंट, परचेज फ्रॉम पेएबल अकाउंट, ताकि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मिल जाए। तो इस स्टेप की तरफ चलेंगे और फिर मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो रिसीवेबल अकाउंट को टोटल करते हैं 8920, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें क्रेडिट सेल्स मिल जाएगी 8190,000। पेएबल अकाउंट का टोटल करते हैं और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें परचेजेस मिल जाएंगी 9455,000। अब
परचेजेस और सेल्स की ये फिगर हम प्रॉफिट और लॉस में मेंशन कर देते हैं। तो क्रेडिट सेल्स हमने प्रॉफिट और लॉस में मेंशन कर दी, इसमें कैश सेल्स बाद में ऐड करेंगे ताकि टोटल सेल्स आ जाए, और परचेजेस को भी रिकॉर्ड कर देंगे 9455,000। अब जब हमारे पास परचेजेस की वैल्यू आ गई तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी आ जाएगी 9080,000। तो हमें क्रेडिट सेल्स की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू अवेलेबल है। इस बेस पर हम अपनी एक वर्किंग बना लेते हैं जिसमें मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाकर हम फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर है, कैश सेल्स का कॉलम अलग, क्रेडिट सेल्स का अलग, और फिर एक टोटल का कॉलम हम बना लेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें हमारे पास क्रेडिट सेल्स है 8190,000 की, और टोटल में सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू मौजूद है 9080,000 की। तो ये सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास मार्कअप की इन्फॉर्मेशन है कि कैश सेल्स में 25% मार्कअप है, यानी 100% कॉस्ट 25% मार्कअप और सेल्स 125%, और क्रेडिट सेल्स में मार्कअप जो है वो 30% है, यानी 100% कॉस्ट 30% मार्कअप और सेल्स जो है वो 130% को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये डाटा जब हमारे पास अवेलेबल है तो हम 8190 को 130 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उससे रिलेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। और जब हमारे पास क्रेडिट की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, तो टोटल में से क्रेडिट की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दें तो बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स किसकी है, वो कैश सेल्स से रिलेटेड है। और अब 2780 100% को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैश सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 3475। और जब आपके पास कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों की वैल्यू है तो इनको ऐड करें तो टोटल सेल्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब हमें यहां से कैश सेल्स की वैल्यू पता चल गई, जो हमारा मेन पॉइंट था। इसको हम अपने टी अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो कैश सेल्स कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 3475। इसके बाद हम जो है अब कैश अकाउंट का टोटल कर लेते हैं एज अ डिफरेंस। पहले भी हमने शॉर्टेज 28 की रिकॉर्ड की हुई है लॉस में, लेकिन मोर शॉर्टेज हमारे पास आ रही है 763 की, ये भी हमारी लॉस के अंदर जाएगी। रेंट अकाउंट की तरफ आते हैं, टोटल करेंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट और लॉस में जो इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए 1130,000 वो पता चल जाती है। ट्रेड पेबल अकाउंट को हम ऑलरेडी उससे परचेजेस लेके लिख चुके हैं। सैलरीज जो हैं इनका टोटल कर लेते हैं, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में जो सैलरीज का एक्सपेंस आना चाहिए वो पता चल जाएगा। फिक्स एसेट अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, और एज अ बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे नेट बेसिस पर अकाउंट है, तो एज अ डिफरेंस हमें डेप्रिसिएशन की फिगर पता चल जाएगी। सो ये अमाउंट्स जो हमने अब रेंट इनकम की, सैलरीज के एक्सपेंस की, फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की और कैश में शॉर्टेज की फाइंड आउट की हैं, इनको हम अपने फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो हमारी वर्किंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने अपने फॉर्मेट में इनको इनकॉर्पोरेट करना है और टोटल्स करने हैं, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मोर शॉर्टेज फ्रॉम कैश सेल्स जो है हमारे पास वो वर्किंग 2 से 763 आएगी। टोटल करेंगे तो हमारे पास 1381,000 का अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड आ जाएगा। कैश सेल्स हम वर्किंग 7 में मल्टीपल कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाकर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स का टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी, और टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसे माइनस करेंगे तो वी वुड गेट ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम में गेन ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी आ रहा है। रेंट का अकाउंट बना के हमें रेंट इनकम की वैल्यू मिल गई है वर्किंग 3 से, और इस तरह से हमारे पास अदर इनकम का टोटल 1185,000 आ जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 एक्सपेंसेस हमने पहले रिकॉर्ड किए हुए हैं। अब सैलरीज एक्सपेंस हमने वर्किंग 5 में कैलकुलेट कर लिया है, वो लिख देंगे। फिक्स एसेट का अकाउंट बनाकर हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लिया 210,000 की, वो लिखेंगे। और लॉस ड्यू टू डिफॉल्केशन ये भी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा, तो ये भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये फिगर पार्ट ए से हमारे पास आ जाएगी। और टोटल एक्सपेंसेस 3707,000 बन जाते हैं। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 63,000 ओनली।
सो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड कैलकुलेट करें और प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट बनाएं। ये दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।